हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो यहाँ पर इडुटेरिया के द्वारा जारी किया गया अर्धवार्षिकांक करंट अफेयर 2021 के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर 1 जनवरी से 1 जुलाई 2021 के बीच टॉप 800 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। इन 800 महत्वपूर्ण प्रश्न को टोटल 16 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर एक पार्ट्स में आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे और हर एक प्रश्न का आंसर काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोग किसी प्रकार का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी हो या फिर एसएससी सीजीएल एमटीएस या जीडी का तैयारी कर रहे हैं, या कोई पीसीएस लेवल का या बैंक का तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी वीडियो साबित होने वाला है। ठीक है, तो इस क्रम में हम लोग सबसे पहले आज पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके 16 दिन में 16 पार्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे और फिर एक मास्टर वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए आज हम लोग पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट 1। तो ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद हम लोग फिर पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पार्ट 1 में सबसे पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके पास, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा किया है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय स्पेस एजेंसी। अभी यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने अपना एक ऑर्बिटर इनविजन को शुक्र ग्रह पर भेजने का घोषणा किया है। ठीक है, और इस मिशन में इसका सहायता कौन कर रहा है? तो नासा कर रहा है। और इस मिशन को कब तक भेजने का घोषणा किया है? तो 2030 तक जो है इस मिशन को भेजा जाएगा। और ये मिशन जो है किसके माध्यम से भेजा जाएगा? तो एरियन 6। ठीक है, एरियन 6 के माध्यम से इस मिशन को भेजा जाएगा। और इस मिशन को कहाँ भेजा जाएगा? तो शुक्र ग्रह पर भेजा जाएगा। और किस ऑर्बिटर के माध्यम से? इनविजन। इन दोनों को याद रखना है। अब यहाँ पर बात आती है नासा की। तो नासा जो है आपका अमेरिका के एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसी प्रकार CNSA जो है यह आपका फ्रांस की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। और रॉसकॉस्मोस जो है आपका रसिया का एक स्पेस एजेंसी है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ठीक है, अभी नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष वर्ग का खिताब को जीत लिया है। देखिए यह जो है सर्बिया देश की खिलाड़ी है। तो कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि यह खिलाड़ी किस देश का है, तो इसे याद रखना है, सर्बिया के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविच। देखिए आपका जो है प्रत्येक वर्ष 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है, जिसमें कि सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन, फिर होता है आपका विंबलडन ओपन और अंत में होता है आपका यूएस ओपन। तो बात करते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन की, तो अभी तीनों में, ठीक है, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन ओपन, तीनों में 2021 में पुरुष एकल का खिताब को नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। तो इसे आसानी से याद रख सकते हैं आप कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन तीनों में किसने जीता है पुरुष एकल का खिताब? नोवाक जोकोविच ने। देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसे किस कोर्ट में खेला जाता है, मतलब कौन सा जो है आपका ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट में खेला जाता है। देखिए सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलिया ओपन और सबसे लास्ट में जो यूएस ओपन है, ये दोनों को हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन को हार्ड कोर्ट में खेला जाता है और वहीं पर विंबलडन ओपन को खेला जाता है ग्रास कोर्ट में, यानी कि घास का मैदान में। ठीक है, और फ्रेंच ओपन की अब बात आती है तो इसे क्ले कोर्ट में खेला जाता है, यानी कि कीचड़ का मैदान में क्ले कोर्ट में खेला जाता है फ्रेंच ओपन को। ठीक है, इसे याद रखना है। अगला यहाँ पर और एक प्रश्न बनेगा कि फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो बार्बी क्रेजिकोवा ने अभी महिला एकल का खिताब जीता है और पुरुष एकल का नोवाक जोकोविच। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो देखिए अभी भारत ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, इसमें उर्वरता को बढ़ाने के लिए, इसमें उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, नए नए तकनीकी के विकास के लिए अभी इन्होंने इजराइल के साथ 3 वर्ष के लिए समझौता किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। अच्छा, अभी जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बदल गए हैं। तो इजराइल के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो इजराइल के अभी प्रधानमंत्री वर्तमान में है नेफ्ताली बेनेट। कौन है? नेफ्ताली बेनेट जो है इजराइल के अभी नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपके पास, प्रश्न नंबर 4, युवा पीएम योजना, ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है या फिर किस मंत्रालय का पहल है? तो युवा जो है आपका युवा पीएम योजना, यह एक शिक्षा मंत्रालय का पहल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह एक शिक्षा मंत्रालय का पहल है। वास्तव में यह योजना जो लाया गया है, यह लाया गया है युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए और उसको प्रशिक्षित करने के लिए लाया गया है।
और इसमें अभी वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में हमारे अभी शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, पहले कौन थे शिक्षा मंत्री, तो पहले जो थे रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, लेकिन अभी जो है केंद्रीय मंत्री में फेरबदल हुआ है, जिसके माध्यम से अभी जो है धर्मेंद्र प्रधान जो है बन गए हैं वर्तमान में शिक्षा मंत्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI लगा लीजिएगा कि जो है अभी पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया है वह किस नेता के, किस भारतीय राजनेता के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाने का निर्णय लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अब जो है 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इतना आपको याद रखना है। तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा, 23 जनवरी को, और यह सुभाष चंद्र बोस जी के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है, और सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के रूप में ही इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा 23 जनवरी को। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या था। तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का इस बार का जो थीम था वह था युवा उत्साह नए भारत का। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है यहाँ पर कि राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया कब जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसी से आप रिलेट करके याद रखिएगा कि 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार जो राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम था वह था युवा उत्साह नए भारत का। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपके पास, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है। तो देखिए यह जो पुस्तक है क्रिकेट्स के बारे में जानकारी देता है, और यह पुस्तक के जो अभी वर्तमान में लिखा गया है इसको, उसका लेखक है रामचंद्र गुहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, रामचंद्र गुहा। तो इसे भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट बुक है। अगला प्रश्न है आपके पास, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। मोस्ट VVI है, तो इसको भी VVI के तौर पर लगा लीजिए कि पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो देखिए अभी मेघालय के शिलोंग में, ठीक है, मेघालय के शिलोंग में आपका जो है पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का आयोजन किया गया है, इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस स्कूल का नाम क्या रखा गया है, तो असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। ये भी याद रखना है कि इस स्कूल का नाम क्या रखा गया है, असम राइफल्स पब्लिक स्कूल इस स्कूल का नाम रखा गया है और मेघालय के शिलोंग में खोला गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विश्व बैंक। ठीक है, अभी जो है भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के जो जल परिवहन है इसमें सुधार के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ ऋण समझौता किया है। और कितने का ऋण समझौता किया है, तो 10.5 करोड़, ठीक है, 10.5 करोड़ डॉलर का ऋण का समझौता किया है। 10.5 करोड़ डॉलर रुपया ऋण का अभी जो है भारत ने विश्व बैंक के साथ समझौता किया है ताकि पश्चिम बंगाल के जल परिवहन में सुधार किया जा सके। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुआ था, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है आपका वाशिंगटन DC में। कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में इसका हेड क्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी जो है पश्चिम बंगाल के फिर से नए मुख्यमंत्री कौन बन गई, तो जो पहले थी ममता बनर्जी, अभी वही फिर से यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर बन गई है। ठीक है, अभी जो है पश्चिम बंगाल के द्वारा एक माँ योजना का शुरुआत किया गया है, इन्हें भी याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके पास, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए यह अवार्ड से अभी कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया है, और यह एक चेस की खिलाड़ी है। तो BBC वुमेन, ठीक है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का जो पुरस्कार दिया गया है इस बार, वह दिया गया है कोनेरू हम्पी को, और यह एक शतरंज की खिलाड़ी है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। लगा लीजिए, मोस्ट VVI है, तो इसमें भी VVI लगा लीजिएगा। तो देखिए अभी जो है दुनिया का सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का जो उद्घाटन किया गया है, यह किया गया है मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी में। ठीक है, कहाँ पर किया गया है, यह किया गया है MP में, यानी कि मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के किस नदी पर, तो नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी में किस बांध पर, तो ओंकारेश्वर बांध पर, यह भी याद रखना है।
ओंकारेश्वर बांध पर इसका उद्घाटन अभी किया गया है। ठीक है, सबसे बड़ा तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है और ओंकारेश्वर बांध पर इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इस पर जो है टोटल 600 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। ठीक है, इसमें टोटल कितनी मेगावाट, 600 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखा गया है। और इसका उत्पादन कब से शुरू हो जाएगा, तो 2023 से इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए, अब कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ओंकारेश्वर बांध जो है किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर, या फिर किस राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये भी याद रखना है। यहाँ से देखिए एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि यहाँ के अभी जो वर्तमान में सीएम है वह है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर यहाँ के अभी नए बन गए हैं मंगू भाई छगन भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉन्च पैड योजना शुरू किया है, तो इसका भी सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने ही लॉन्च पैड योजना को भी शुरू किया है। ठीक है, और एक योजना अभी शुरू किया है आपका मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, उस योजना का नाम है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति। ठीक है, क्या नाम है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति इसका नाम है। इसे भी याद रखना है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही युवा शक्ति कोरोना मुक्ति का शुरू किया गया है परियोजना का। और एक इसमें अभी जो है मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। ठीक है, यह भी योजना मध्य प्रदेश की है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो देखिए अभी सतर्क मोबाइल नागरिक ऐप लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, ठीक है, मनोज सिन्हा जी के द्वारा। किसके द्वारा, मनोज सिन्हा जी, जो कि अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है, और इसी के द्वारा अभी सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, ताकि वहाँ पर जो भ्रष्टाचार है उसको कम किया जा सके और पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके। तो इससे रिलेटेड चीज़ों के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पर तो 84 दिया हुआ है, लेकिन ये 84 जो है जनवरी का रिपोर्ट है, तो इसे आपको याद नहीं रखना है। अभी जो है जुलाई में रिपोर्ट जारी किया गया, उसमें जो है भारत ने अभी 90वां यानी कि 6 स्थान फिसल गए हैं और भारत का 90वां स्थान आया है। तो पूछा जाएगा कभी एग्जाम में क्वेश्चन कि हेनले पासपोर्ट, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो 90वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान किसका रहा है, तो जापान का रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI लगा लीजिएगा। तो देखिए भारतीय प्रवासी का यही मतलब हुआ कि वह भारतीय जो विदेश में रह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भारतीय कौन जो है, वह संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं। कहाँ पर, संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं अभी। ठीक है, सबसे ज़्यादा भारतीय, और कितना भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं, तो टोटल आपका 38 लाख भारतीय जो है संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं। और दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा भारतीय कहाँ रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, जिसमें कि टोटल 27 लाख भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं। और बात करते हैं टोटल भारतीय कितने हैं जो विदेश में रहते हैं, तो 1.8 करोड़ भारतीय हैं जो विदेश में रहते हैं, यानी कि दूसरे देशों में रहते हैं भारतीय प्रवासी के रूप में। तो सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में रहते हैं, तो हो जाएगा इसका आंसर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, संरक्षण क्षमता महोत्सव, जिसे हम लोग सक्षम बोलते हैं, 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो देखिए संरक्षण क्षमता महोत्सव का जो अभी उद्घाटन किया गया है, यह किया गया आपका पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, हरित एवं स्वच्छ जागरूकता को फैलाने के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए इसकी शुरुआत किया गया है, यानी कि सक्षम का शुरुआत किया गया है। ठीक है, अभी हमारे वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री कौन है, तो पहले तो थे धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री, जो कि अभी हमारे शिक्षा मंत्री बन गए हैं, और अभी हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री बन गए हैं वह है हरदीप सिंह पुरी। कौन है, हरदीप सिंह पुरी अभी हमारे जो है पेट्रोलियम मंत्री बन गए हैं, तो इसे भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष या CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में जो है अभी हमारे रेलवे बोर्ड के नए CEO बन गए हैं सुनीत शर्मा। ठीक है, सुनीत शर्मा अभी हमारे वर्तमान में नए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO बन गए हैं। अच्छा, रेलवे बोर्ड जो है इसमें बताइए कि सबसे पहले रेल जो है कब से
कब चला था और कहाँ से कहाँ तक चला था, यह आप लोग को कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था और रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। इन 3 प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके, ठीक है, अगर आप लोग को पता हो तो। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकथॉन 2021 का शुरुआत किया गया है। तो देखिए टॉयकथॉन 2021 का जब शुरुआत किया गया है वह किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका शुरुआत अभी किया गया है आपका शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय, इनमें से सभी यानी कि तीनों के द्वारा मिल करके एक साथ इसका शुरुआत किया गया है। लेकिन अहम भूमिका जो रहा है वह रहा है शिक्षा मंत्रालय का, ठीक है। तो इसका अभी शुरुआत किया गया है शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। और ये जो टॉयकथॉन योजना 2021 का शुरू किया गया, इसका शुरुआत इसलिए किया गया ताकि देश में जो है खिलौनों के निर्माण में विकास किया जा सके और उसमें बढ़ावा दिया जा सके, इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा और इससे रिलेटेड मैं अभी बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाला हूँ, तो आप लोग सारे को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अभी जो है इथेनॉल संयंत्र की जो स्थापना किया है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में किया गया है। एक चीज़ याद रखिए, सबसे पहले जो है भारत के द्वारा एक इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू किया, ठीक है। इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू किया भारत सरकार के द्वारा। इथेनॉल संवर्धन नीति के तहत एक प्रोजेक्ट आया जिसका नाम है E20 प्रोजेक्ट, ठीक है। E20 प्रोजेक्ट नाम है, जिसका मतलब यही हुआ कि इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक, ठीक है, पेट्रोल में 20% कम से कम 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। एक्चुअली में क्या होगा, जब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाएगा तो उसमें जो कार्बन की मात्रा, जो प्रदूषण फैलता है, जो कार्बन निकलता है, वो उसमें कम हो जाएगा, ठीक है। कार्बन की मात्रा में कमी आ जाएगी और कम कार्बन का प्रदूषण छोड़ा जाएगा व्हीकल के द्वारा, यानी कि वाहन के द्वारा, ठीक है। तो E20 प्रोजेक्ट के माध्यम से 2025 तक लक्ष्य रखा गया है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। और इथेनॉल संवर्धन नीति की बात करते हैं, जैसे कि भारत सरकार के द्वारा लाया गया है, इसको लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन है, तो बिहार है। तो ये भी याद रखना है कि इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन है, बिहार है। और इथेनॉल संयंत्र की स्थापना सबसे पहले किसने किया है, किस राज्य ने, तो छत्तीसगढ़ ने। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 और यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में कि अभी हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया है। तो देखिए अभी जो है, ठीक है, मयिलादुतुरई को अभी 38वां जिला बना दिया गया है, ठीक है। मयिलादुतुरई को 38वां जिला बना दिया गया है तमिलनाडु को, और यह नागपट्टिनम से अलग होकर के बना है। नागपट्टिनम जिला जो है इससे अलग होकर के मयिलादुतुरई जिला यहाँ पर बने हैं तमिलनाडु के। तमिलनाडु के अभी जो है नए CM बन गए हैं, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है MK स्टालिन। MK स्टालिन जो है अभी नए CM बने हैं तमिलनाडु को, इसे भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कारावासों को ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत किया है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र सरकार ने कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए जेल पर्यटन की शुरुआत किया है। कौन सा पर्यटन, जेल पर्यटन का शुरुआत किया है, किसने किया है, महाराष्ट्र ने किया है, इसे याद रखना है। एक्चुअली में देखिए सबसे पहले क्या होता था कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे भारत के, उसे काफ़ी ज़्यादा जेल में यानी कि कारावास में डाल दिया जाता था, ठीक है। तो इसी को देखते हुए टोटल 12 कारावासों को सिलेक्ट किया गया है, यानी कि 12 कारावास या 12 जेलों को सिलेक्ट किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा, जो भी पर्यटन होंगे, यानी कि जो भी व्यक्ति पर्यटन के रूप में यहाँ पर इसको दाखिला कराया जाएगा, जिसके लिए 50 रुपये का टिकट भी जारी किया गया है, ठीक है। इसमें आपको 50 रुपये का टिकट लिया जाएगा और जो वहाँ के जो है व्यक्ति, उसको पर्यटन के रूप में इस जेलों में यानी कि इस कारावासों में प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें कि सबसे पहला जो है यरवदा जेल, ठीक है, यरवदा जेल में प्रवेश कराया जाएगा। तो सबसे पहला जो है ऐतिहासिक महत्व के लिए सबसे पहला कारावास जो है यरवदा जेल को यहाँ पर बनाया गया है और 50 रुपये टिकट के साथ इसमें यहाँ पर प्रवेश कराया जाएगा पर्यटकों को। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबी, ठीक है, लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है। तो देखिए अभी जो है भारत का सबसे लंबी मालगाड़ी अभी जो है लॉन्च किया गया है, उसका नाम है वासुकी। और इसका लंबाई कितनी है, तो ये भी याद रखना है कि 3.5 किलोमीटर इसका लंबाई है। और इसका नाम क्या है, तो वासुकी नाम है और यह एक मालगाड़ी है, ठीक है।
यह क्या है, एक मालगाड़ी है, इसे भी याद रखना है कि यह एक मालगाड़ी है। बात करते हैं इसको किस रेलवे जोन के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसको शुरू किया गया है आपका दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, आप लोग के लिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ है, इसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो भारत की जो सबसे लंबी मालगाड़ी है उसका नाम क्या है, वासुकी है। इसकी लंबाई कितनी है, 3.5 किलोमीटर है, और किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है, इन्हें भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, और यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है। तो देखिए, अभी देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, गुजरात का अहमदाबाद में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। और इसके तहत जो है टोटल जो है आपका 25,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, 25,000 व्यक्तियों को जो है इस पार्क के तहत जो इसका उद्घाटन किया जाएगा अहमदाबाद शहर में, टोटल 25,000 को, ठीक है, रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई लगा लीजिएगा कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए आपातकाल घोषित करने किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। अभी म्यांमार की जो सेना है, जो प्रमुख सेना है, उसने क्या किया है, वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है और वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया है, और उसी के तहत 1 साल के लिए आपातकाल भी लगा दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, योवेरी सुमेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो देखिए, योवेरी सुमेवेनी जो है अभी युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के, युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं युगांडा की, तो युगांडा की राजधानी कहाँ है, कंपाला है युगांडा की राजधानी। ठीक है, युगांडा की राजधानी कंपाला है, इसे याद रखना है। अच्छा, कीनिया की राजधानी कहाँ है, तो कीनिया की राजधानी की बात करते हैं तो इसका राजधानी है नैरोबी। ठीक है, और नाइजीरिया की जो राजधानी है वह है अबूजा, इसे भी याद रखना है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है और तांजानिया की राजधानी है दोदोमा। तो इसे तीनों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपके पास कि हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, शास्त्रीय संगीत से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका बोला गया है कि हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। तो देखिए, अभी जो है भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट नामक युद्धाभ्यास का शुरुआत किया गया है, और यह युद्धाभ्यास जो है आपका राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। कहाँ पर, राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। और इसमें जो है दोनों, ठीक है, सबसे पहली बात तो यह एक वायुसेनाओं का युद्धाभ्यास था, और इसमें दोनों वायुसेनाओं के बीच राफेल विमान के साथ यह युद्धाभ्यास किया गया है, इसे भी याद रखना है। एक्चुअली में और भी भारत और फ्रांस के साथ युद्धाभ्यास होते हैं, उसका नाम है आपका, एक तो है वरुण, दूसरा है आपका शक्ति, और तीसरा है गरुड़। ठीक है, वरुण, शक्ति और गरुड़, ये तीनों युद्धाभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अभी जो है अमित केसरवानी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है। तो देखिए, अभी शहर को पॉलीथीन से मुक्त करने के लिए एक आपका थैला बैंक का शुरुआत किया गया है। ठीक है, यह किया गया किस नगर निगम के द्वारा, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के द्वारा थैला बैंक का शुरुआत किया गया है, ताकि पॉलीथीन से मुक्त किया जा सके और पॉलीथीन के उपयोग को कम किया जा सके और थैला का उपयोग किया जा सके उसके स्थान पर। तो लखनऊ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किया गया है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला खान के लिए। ठीक है, एक्चुअली में कोयला खान जो है वहाँ पर संचालन सिस्टम को अच्छा करने के लिए और वहाँ पर जो है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए जो है अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने
सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किया है? तो यह कोयला सिस्टम से, कोयला के खानों से रिलेटेड है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। यहाँ इसमें संचालन के सिस्टम को में सुधार लाने के लिए और यहाँ पर जो है पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का शुरुआत हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वालों देशों की सूची में फिर से शामिल कर दिया है? तो देखिए, अभी अमेरिका ने क्यूबा देश को जो है आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में शामिल कर दिया है, ठीक है। किसने शामिल किया है? अमेरिका ने शामिल किया है। किस देश को? क्यूबा को। तो इसका सही आंसर होगा क्यूबा। एक चीज़ याद रखिएगा कि क्यूबा की जो राजधानी होता है वह होता है हवाना, ठीक है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैरीटाइम इंडिया समिट, ठीक है, का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? तो देखिए, अभी जो है मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जिसका सहयोगी देश कौन था? डेनमार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। और इसका डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो इसका जो राजधानी है वह है कोपेनहेगन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मैत्री सेतु पुल का जो अभी उद्घाटन किया गया है भारत के द्वारा मार्च 2021 में, यह फेनी नदी में स्थित है, ठीक है। फेनी नदी में इसका उद्घाटन किया गया और यह जो है, ठीक है, भारत के त्रिपुरा को, ठीक है, भारत के त्रिपुरा को बांग्लादेश के रामगढ़, ठीक है, भारत के त्रिपुरा को बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ेगा। ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें जो है आपका इसका उद्घाटन फेनी नदी पर किया गया है। और क्या चीज़ है ये? तो मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है, यह फेनी नदी में हुआ है। और यह किसको किसको जोड़ता है? तो भारत के त्रिपुरा को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। अच्छा, भारत और आपका भारत और बांग्लादेश के बीच आपका 3, ठीक है, ट्रेनें चलती है ताकि एक दूसरे के बीच संपर्क को बढ़ाया जा सके। वह ट्रेन का नाम क्या है? तो पहला है मैत्री एक्सप्रेस, दूसरा है बंधन एक्सप्रेस और तीसरा है मिताली एक्सप्रेस। तो ये 3 ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। बांग्लादेश का जो है राजधानी ढाका है, मुद्रा टाका है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर के मार्ग में बाधित हो गया था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप कि अभी जो है एक मालवाहक जहाज था जिसके कारण जो है स्वेज नहर के मार्ग बाधित हो गया था। तो यह जो है किस देश के मालवाहक जहाज था? तो यह ताइवान का एक मालवाहक जहाज था और यह जो है चीन से नीदरलैंड की ओर जा रहा था, ठीक है। चीन से कहाँ जा रहा था? नीदरलैंड की ओर जा रहा था और यह एक ताइवान का जहाज था। इसकी लंबाई टोटल 400 मीटर की थी, लेकिन क्या हुआ कि हवा का बहुत ज़्यादा झोंके आने की वजह से यह जो जहाज थी यह मुड़ गई और मुड़ने की वजह से क्या हुआ? आपका स्वेज नहर के मार्ग में जाकर फंस गया। और फंसने के कारण यहाँ पर स्वेज नहर का मार्ग करीबन 7 यानी कि 1 सप्ताह तक बाधित रहा, जिसमें कि काफ़ी देशों को काफ़ी लॉस लगा और इसके कारण और भी जहाज़ें जो है नहीं पार हो सकी, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है कि अभी जो है ताइवान का एक मालवाहक जहाज स्वेज नहर मार्ग पर फंस गया था और यह जा रहा था कहाँ से कहाँ तक? तो चीन से नीदरलैंड तक जा रहा था, जिसकी लंबाई 400 मीटर था और यह हवा के झोंकों के कारण फैल गया। अच्छा, इस जहाज का नाम क्या था? तो इस जहाज का नाम था एवरग्रीन। क्या नाम था? एवरग्रीन इस जहाज का नाम था, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ स्वेज नहर के बारे में। तो जो स्वेज नहर है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ठीक है। लाल सागर को किससे जोड़ता है? भूमध्य सागर से जोड़ता है, इसे याद रखना है। और स्वेज नहर का जो है तैयार कब हुआ था बनकर के? तो 1869 में फर्दिनेंद द लेपेप्स के अगुवाई में, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण मिस्र के द्वारा 1956 में किया गया था। इन सब प्रश्नों को आंसर आपको याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया है? तो देखिए, अभी ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही बी। इसमें एक्चुअली में क्या है कि 2025 तक, ठीक है, 2025 तक 150 बिलियन डॉलर, ठीक है, 150 बिलियन डॉलर बायो इकोनॉमिक का निर्माण
करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2025 तक 150 बिलियन बायो डॉलर इकोनॉमिक निर्माण करने का उद्देश्य रखा गया है ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के तहत, जिसका शुरुआत अभी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये बताइए कि अभी वर्तमान में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कौन है? तो अभी वर्तमान में मनसुख मांडविया जो है हमारे अभी यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपके पास, इसरो ने ब्राजील के एमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? तो अभी जो है इसरो के द्वारा PSLV C51 के माध्यम से एमेजोनिया 1 सहित टोटल और 18 अन्य उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? PSLV C51। ठीक है, इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली में अभी भारत जो है दूसरे देशों के भी उपग्रह को इसलिए लॉन्च कर रहा है ताकि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध भी बढ़ाया जा सके और स्पेस रिलेटेड चीज़ों में भी अन्य देशों के साथ जो है संपर्क को बढ़ाया जा सके। इसीलिए अन्य देशों के उपग्रहों को भी भारत अभी लॉन्च कर रहा है। बात करते हैं इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न है आपके पास, इंडियन सुपर लीग 2020-21 में ठीक है विजेता टीम कौन बना है? तो देखिए यह इस बार 7वां सीजन था, जिसमें अभी जो है मुंबई सिटी FC ने पहली बार इस खिताब को जीता है और ATK मोहन बगान को इन्होंने हराया है। ठीक है, तो फाइनल में ATK मोहन बगान को हरा करके मुंबई सिटी FC ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब को जीत लिया है। यह खिताब किन चीज़ों का है? तो यह जो है एक फुटबॉल का खिताब है। ठीक है, फुटबॉल का यह एक टूर्नामेंट था जिसे अभी मुंबई सिटी ने FC ने जीत लिया है आपका ATK मोहन बगान को 2-1 से हरा करके, और यह पहली बार इन्होंने जीता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? तो देखिए ऑल इंडियन बैडमिंटन जो है चैंपियनशिप का खिताब अभी जीता है मलेशिया के एक खिलाड़ी हैं लीजी जिया। ठीक है, लीजी जिया, इन्होंने पुरुष एकल में इस खिताब को जीता है। अगर यहीं पर बात करता महिला में किसने जीता है, तो नाजोमी फुकुहारा ने जीता है। वह जापान की है और यह महिला में इन्होंने जीता है। कौन? नाजोमी फुकुहारा। और पुरुष में किसने जीता है? लीजी जिया। तो इन दोनों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो अभी जो है हमारे युजवेंद्र चहल जी जो कि राइट हैंड एक स्पिनर बॉलर है, इन्होंने T20 के लिए, ठीक है इसे याद रखना है, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो अभी जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है अभी HDFC बैंक के ऊपर। इसे याद रखना है, HDFC बैंक के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है। आखिर ऐसा बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ है? तो 1934 के एक्ट के तहत, ठीक है, अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। ठीक है, और इसका पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और भारतीय रिजर्व बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर इसका मुंबई में है। इसे भी याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? तो देखिए अभी जो है पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री था तीरथ सिंह रावत, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दिया है और इसके स्थान पर अभी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो उस नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? उसका नाम है पुष्कर सिंह धामी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि अभी वर्तमान में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वह है पुष्कर सिंह धामी। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान किया है। ठीक है, करने की घोषणा किया है। तो किसे प्रदान करने की घोषणा किया है? तो अभी जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से आशा भोसले को देने का घोषणा किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आशा भोसले। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 2020 के लिए? तो आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे वालों के लिए तो खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा अभी यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे वह पहला कौन सा जोन है जो पूर्ण रूप से विद्युतीकृत
हो गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, पश्चिमी मध्य रेलवे जो है अभी पूर्ण रूप से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है और इसके अंडर जो आता है 3012 किलोमीटर आता है क्षेत्र ट्रैक, और 3012 किलोमीटर ट्रैक को इन्होंने विद्युत लाइन से जोड़ दिया है और पूर्ण रूप से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। कौन सा? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। ठीक है, अच्छा बताइए अभी वर्तमान में आपका रेलवे मंत्री कौन है? तो आपका जो है अभी रेलवे मंत्री बदल गए हैं, पहले थे पीयूष गोयल जी, लेकिन अभी जो बन गए हैं वह बन गए हैं अश्विनी। ठीक है, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो है अभी हमारे वर्तमान में कौन बन गए हैं? रेलवे मंत्री बन गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि पश्चिम मध्य रेलवे का जो है हेड क्वार्टर कहाँ है, आप लोग को जरूर बताना है कमेंट करके। अगला प्रश्न है आपके पास कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो देखिए जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण जो किया गया है वह किया गया है आपका चिनाब नदी पर। कहाँ पर? चिनाब नदी पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस रेलवे आर्च ब्रिज का जो ऊंचाई है वह एफिल टावर, ठीक है, फ्रांस के पेरिस के जो एफिल टावर है उससे भी 35 मीटर ज़्यादा ऊंचा है। तो इसे याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्क ब्रिज जो है अभी दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज भारत में अभी जो है चिनाब नदी पर इसका उद्घाटन किया गया है और यह चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृत केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लॉन्च किया है बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, अभी बांग्लादेश ने वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को संस्कृत के क्षेत्र में पढ़ाई के लिए, मतलब संस्कृत को सीखने के लिए उत्सुकता को देखते हुए लिटिल गुरु को ऐप को लॉन्च किया है। किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा। तो इसे याद रखना है। और वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो वह है ढाका और मुद्रा है टाका, इसे भी याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू किया है? तो अभी जो है चीन पर जो है बहुत ज़्यादा निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार ने एक पहल शुरू किया है जिसका नाम है SCRI पहल, और इसका फुल फॉर्म होता है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। ठीक है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव इसका फुल फॉर्म है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो चीन पर निर्भरता को कम करना, और इसके लिए इन्होंने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल करके इस पहल को शुरुआत किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास 47 नंबर, और 47 नंबर में क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन, इस पुस्तक किसके, यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन पुस्तक को जो लिखा गया है, यह लिखा गया आपका रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन पुस्तक को लिखा गया है। एक पुस्तक और हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उसका लेखक थे रामचंद्र गुहा। ठीक है, इसको भी याद रखना। अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवादजनक रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको VVI करके लिख लीजिएगा कि ये जो पासा एक्ट है किस केंद्र शासित प्रदेश में विवादजनक का विषय रहा है? तो इसका सही आंसर होगा पुदुचेरी। ठीक है, अभी पुदुचेरी में यह जो है विवाद का विषय रहा है, पुदुचेरी में यह जो है अभी विवाद का विषय रहा है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसका पुदुचेरी नहीं होगा आंसर, इसका होगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप में अभी पासा एक्ट का काफ़ी ज़्यादा विवादजनक विषय रहा है। एक्चुअली में पासा एक्ट है क्या? तो पासा एक्ट लाया गया है वहाँ लक्षद्वीप के द्वारा और लक्षद्वीप के प्रशासक के द्वारा, और इसमें एक्चुअली में क्या होगा कि 1 साल के लिए किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर जेल में डाला जा सकता है संदेहजनक। इसलिए यहाँ के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि ये हमारे संविधान के खिलाफ है और हमारे खिलाफ जो है काफ़ी ज़्यादा अधिकार के विरुद्ध है, जिस वजह से इन्होंने क्या किया, वहाँ काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया और इस एक्ट का विरोध किया, जिस वजह से इस एक्ट को लागू करने नहीं दिया। तो इस एक्ट को कहाँ पर शुरू किया गया है? लक्षद्वीप में। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? इस क्वेश्चन को देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है कि 2021-22 में केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो देखिए 2021-22 में केंद्रीय बजट का जो कुल व्यय है वह है 34,83,236 करोड़ रुपया। ठीक है, 34,83,236
83,236 करोड़ रुपया आपका 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है। और कुल प्राप्ति कितना है, तो कुल प्राप्ति भी है 34 लाख। इस बार 2021-22 के लिए कुल प्राप्ति भी है 34,83,236 करोड़। तो कुल व्यय और कुल प्राप्ति दोनों कितना है, 34,83,236 करोड़ रुपए, इसे याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। इनमें से जो है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए जो है टोटल आपका 64,180 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, इसे याद रखना है। किस योजना के लिए, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है या फिर आवंटन किया गया है। तो यहाँ पर आपका 50 प्रश्न खत्म होते हैं और जितने भी यहाँ पर प्रश्न थे सारे खत्म हो चुके हैं। सारे को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया हूँ। तो आप लोग को गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि सभी स्टूडेंट को यह वीडियो मिल सके। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि और मैं जो सेकंड पार्ट वीडियो अपलोड करूँ और भी वीडियो तो वो आप लोग को तुरंत मिल सके, ठीक है। अगर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर को देखना है तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर का प्लेलिस्ट जाइए, जिसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आपको सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपका इंडेक्सेस देखने को मिल जाएंगे, युद्धाभ्यास देखने को मिल जाएंगे, वर्तमान में कौन क्या है, ये सारे कुछ मतलब वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।